अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। डेफर्ड टैक्स की रिकग्निशन के हवाले से एक दो मिसालों से समझाता हूं बात। सवाल लिखें। ऑन फर्स्ट जुलाई 2022 ऑन 1 जुलाई 2022 shares of a company were purchased. Shares of a company were purchased for 80,000 80,000 रुपए। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। fair value of these shares on 31st December 2022 was कितने के खरीदे थे? 94,000। and it was increased to 100,000 on 31 दिसंबर 23। These shares were sold. These shares were sold for 1,05,000 1,05,000 on 30th April 2024। टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट 30%। profit before tax and fair value gain loss, profit before tax and value gain loss was 200,000
एवरी ईयर, हर साल 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। मुझसे रिक्वायर्ड है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज। बाय डिफॉल्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L के फेयर वैल्यू थ्रू OCI, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती है? P&L। फिर भी चलें लिख लें सवाल में कि ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्लासिफाइड है। करंट टैक्स निकालते हैं। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज, तो करंट टैक्स निकालता हूं मैं 2022, 2023 और 2024। PBT और वो भी बिफोर फेयर वैल्यू गेन लॉस। 2022 में क्या हुआ? फेयर गेन कितना? 14,000, क्योंकि वो 80,000 से अच्छा, बेशक आप इसको करंट टैक्स की वर्किंग में PBT से शुरू करते हैं, लेकिन मैं आपको बस कैलकुलेट समझा रहा हूं, तो मैंने उस गिवन प्रॉफिट से शुरू कर लिया। 2022 में कितना फेयर वैल्यू गेन? 14,000। 2023 में 94 से उसको 1 लाख पे ले गए, और फिर 2024 में फाइनली बिक गया और 5,000 का और गेन दे गया, तो PBT बन गया 214, 206 और 205। ये PBT हो गया। ये सवाल में जरूरी नहीं कहा जाए, बाय डिफॉल्ट टैक्सेशन पर्पसेस के लिए ये फेयर वैल्यू के गेन लॉस, इंपेयरमेंट लॉस ये नहीं होते अलाउ, तो टैक्स पर्पसेस के लिए अलाउ नहीं है। तो टैक्स प्रॉफिट तक निकलने के लिए क्या करें? इसको रिवर्स कर दें। तो फेयर वैल्यू गेन जब रिवर्स कर देंगे तो बात फिर वापस 2 लाख पे आ जाएगी। टैक्स वाले इसको कब मानते हैं? जब वो फाइनली बिकेगा। तो टैक्स पर्पसेस के लिए जब ये शेयर्स फाइनली बिके तो कितना प्रॉफिट दे गए? 25,000। तो टैक्स के मुताबिक जो टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल है वो 25,000 है। चलें जी, टैक्स प्रॉफिट बन गया 2 लाख, 2 लाख और 2,25,000। ये हो गया टैक्स प्रॉफिट। और करंट टैक्स 60,000, 60,000, 67,500।
डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। दो 2022 जी, ये इन्वेस्टमेंट 2022 में कितने की आ रही होगी? 2022 में ये कितने पे आ रही है? 2022 ईयर एंड पे कितने पे पहुंच गई? 94। तो कैरिंग अमाउंट हो गई 94। टैक्स बेस इसकी कॉस्ट ही है वो 80। 14,000 30%। फोर टू डबल जीरो। फिर 2023 आया, तब इसकी कैरिंग अमाउंट क्या हो गई? 1 लाख। टैक्स बेस अभी भी वही 80,000 है। 20,000 6,000। और 2024 में बिक गई, इन्वेस्टमेंट ही बिक गई, तो एसेट ही नहीं रह गया, तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस भी जीरो हो गई। तो इसलिए इसको टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस था, खत्म हो गया, टेम्पररी डिफरेंस। अगर हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाएं तो 2022 में बीडी तो जीरो है, सीडी चाहिए 4800, तो फिर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा 4200। दो 2023 में बीडी हो गया 4200, सीडी हो गया 6000, और अब हमें यहां पर टैक्स एक्सपेंस मजीद चाहिए 1800। बीडी हो गया 6000 और सीडी कुछ नहीं, तो टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स डेबिट 6000। तो एंट्रीज बन जाएंगी 31 दिसंबर 22। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स की एंट्री, टैक्स पेएबल क्रेडिट 60,000 और टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का वर्ड ना भी लगाएं तो जो डेफर्ड टैक्स की टर्म है ना, ये एसेट है या लायबिलिटी है, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं है, वो ये है 4200। इकतीस दिसंबर 23 टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट 60,000 और डेफर्ड टैक्स 1800। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 1800। नहीं, 31 दिसंबर, हाँ। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट 67,500 और डेफर्ड टैक्स डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 6,000। अच्छा, इस सवाल में मैंने बेशक आपसे रिक्वायर्ड टैक्स की एंट्रीज की थी, लेकिन जो अगला सवाल सिखाने लगा हूं ना, उसके लिए इस सवाल में बेशक मैंने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं। 31 दिसंबर 22 जब इन्वेस्टमेंट को अपडेट किया था तो एंट्री की गई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट
और P&L क्रेडिट 14,000 से। फिर उसके बाद जब 31 दिसंबर 23 को अपडेट किया गया होगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, P&L क्रेडिट नहीं 6,000, 94 से 100 पे लेके गए ना। फिर जब फाइनली बेचा होगा तो बेचने से जस्ट पहले इसको अपडेट किया होगा। कब बेचा था? 30 अप्रैल। पहले इसको अपडेट किया होगा, मजीद कितना? 5,000, और फिर बेच दिया होगा। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, अब ना यहां पर डेफर्ड टैक्स, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले दिन किया था डेफर्ड टैक्स का, वो समझाता हूं और फिर ओसीआई वाला सवाल कराता हूं। पहले सिर्फ कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, यहां तक नोट करने, फिर डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट। जी नोटेड। अच्छा, आप इसमें ना वही डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बताता हूं कि कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स क्यों आना चाहिए था। हमने टोटल 3 साल में मिला के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गेन रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में? 25। टैक्स वालों ने कितना? 25। तो टाइमिंग का फर्क आया ना। हम उसको हर साल की फेयर वैल्यू अपडेशन की वजह से फेयर वैल्यू गेन कह रहे थे, यानी हम इस पूरे 25,000 को 3 साल पे फैला रहे थे, और टैक्स वालों ने सारा का सारा
बेचते हुए ही टैक्सेबल किया, तो टाइमिंग का डिफरेंस है। कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। पहले साल हमने 14,000 रुपए का गेन माना, टैक्स वालों ने फिलहाल नहीं माना, लेकिन हम तो उसको मान रहे हैं ना, तो इस 14,000 से रिलेटेड टैक्स 22 में आना चाहिए ना। कितना? जो 14,000 पे बनता है वो हम ले आए। फिर 2023 में हमने मजीद 6,000 का गेन माना, टैक्स वालों ने फिलहाल नहीं माना, वो आगे है, तो इस पे कॉन्सेप्चुअली टैक्स बनना चाहिए, मजीद बनना चाहिए। 6,000 पे कितना? 1,800 हम खुद ले आए। और अब जब ऑफिशियली वो सारा का सारा करंट टैक्स के नाम, तो वो जो हमने उसकी सीट रखी हुई थी डेफर्ड टैक्स कह के, वो सीट उठा ली। देखें इधर एंट्रीज में दोबारा देखें, इस साल में जितना टैक्स गवर्नमेंट ने लिया उसमें उस 14,000 के ऊपर भी टैक्स है? नहीं, तो हम खुद साथ ले आए। दूसरे साल में उस 6,000 पे टैक्स है? नहीं, हम खुद साथ ले आए। लेकिन तीसरे साल में गवर्नमेंट ने वो सारा टैक्स इकट्ठे करंट टैक्स के नाम से चार्ज कर दिया। तो अब वो जो सीट रखी हुई थी हमने, जब करंट टैक्स पहुंच गया तो वो सीट हमने उठा ली। ये जो सीट वाली बात कर रहा हूं, ये हमने करंट टैक्स के आने से पहले डेफर्ड टैक्स से सीट कवर कर ली थी, मल ली थी। जब करंट टैक्स आ गया तो हमने डेफर्ड टैक्स उस सीट से उठा लिया। तो डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्चुअली इस पे बनना चाहिए, क्योंकि हम भी ओवर 3 इयर्स 25,000 गेन ला रहे हैं, और वो भी 25,000 तीसरे साल में ला रहे हैं। टाइमिंग का फर्क है। और हमारा जो IAS 12 का प्रोसीजर है उससे ये कॉन्सेप्ट पूरा हो भी रहा है। यहां तक ओके? अगला सवाल लिखें। सेम सवाल, सेम रिक्वायरमेंट, बस फर्क यह है कि इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब इस सवाल में फेयर वैल्यू थ्रू OCI आ गया, क्या क्या फर्क पड़ेगा? जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो अब हम P&L में लाएंगे? नहीं। तो जब P&L में लाएंगे ही नहीं तो उसको रिवर्स भी नहीं कर रहे होंगे। P&L में लाएंगे नहीं तो रिवर्स भी नहीं कर रहे होंगे, और सारा का सारा गेन ऑन डिस्पोजल क्योंकि हम तो उसको हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ले जाते थे, और उसके बाद बेचते हुए भी अपडेट किया था, दोबारा से OCI में ले गए थे। तो करंट टैक्स तो यही रहेगा। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग, ये टी अकाउंट नहीं, ये इधर सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड फेयर वैल्यू थ्रू P&L हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो, ईयर एंड पे किस पे करना है? फेयर वैल्यू पे ही ना, तो वो तो यही रहेगी। तो ये चीज भी ऐसे ही रहेगी, ये करता हूं चेंज अभी। तो करंट टैक्स की वर्किंग भी यही रहेगी, डेफर्ड टैक्स की ये नहीं, ये वर्किंग भी ऐसे ही रहेगी।
कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। अब कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। ये जो गेन लॉस है ये हम P&L में लेके जा रहे हैं? नहीं। जब हम P&L में लेके ही नहीं जा रहे तो जो इस पे टैक्स गवर्नमेंट वालों ने लगाना है वो हमें इनकम स्टेटमेंट में नजर आना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट। दोबारा सुने। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करके गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो हमने क्या इस 14,000 के गेन अपनी इनकम बनाया है या ओसीआई में ले गए? पीबीटी में तो नहीं डाला ना, तो फिर इस पे पड़ने वाला डेफर टैक्स टैक्स एक्सपेंस पे आना चाहिए? नहीं, तो इसलिए इस पे पड़ने वाला डेफर टैक्स टैक्स एक्सपेंस में भी नहीं आएगा। जब हमने इसको इस 14,000 के गेन को 14,000 के गेन को जब हमने लिया ही नहीं है अपनी इनकम के अंदर, तो मैचिंग खराब होने की भी बात नहीं आ रही। पहले हम लोगों ने यहां पर 4200 का टैक्स डेफर टैक्स के नाम से क्यों बना दिया था? क्योंकि हम 14,000 को अपनी इनकम में ले रहे थे, तो उस पे पड़ने वाला टैक्स भी उसी के नीचे नजर आना चाहिए था। जब हम लोग इसको अपनी इनकम में नहीं ले रहे, किधर जा रहा है ये? तो फिर इस पे पड़ने वाला टैक्स मैचिंग की वजह से जाना भी ओसीआई में चाहिए। ये ओसीआई में चले जाना चाहिए। क्योंकि हम डेफर्ड टैक्स अब तक मैचिंग करवा रहे थे ना, तो मैचिंग की वजह से ये टैक्स भी वहीं जाएगा जहां जिस आइटम जिसकी वजह से ये टैक्स पड़ रहा है वो आइटम जा रही है। अब तक हम जितने सवाल कर रहे थे ये डिफरेंस क्यों आ रहा था? डेप्रिसिएशन कम ज्यादा की वजह से, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन, लीज पेमेंट का इंटरेस्ट, यानी ये डिफरेंस सारा का सारा उन आइटम्स की वजह से आ रहा था जो टैक्स और अकाउंटिंग के दरमियान इनकम एक्सपेंसेस की टाइमिंग का फर्क। तो इसीलिए डेफर टैक्स भी इनकम स्टेटमेंट में शो कर रहे होते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको एक आइटम ये बताई है, और अभी आपको करंट टैक्स भी बता दूंगा। अभी आपको आइटम ये बताई है कि जिसकी वजह
जो 14,000 का फेयर वैल्यू गेन है, जब वो फेयर वैल्यू गेन इनकम स्टेटमेंट में ही नहीं जा रहा तो उस पर पड़ने वाला टैक्स भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। तो जहां वो आइटम रिकॉग्नाइज होगी उस पे पड़ने वाला टैक्स भी उससे मैच करने के लिए वहीं जाएगा। अगर वो आइटम इनकम और एक्सपेंस है तो उस पे पड़ने वाला डेफर्ड टैक्स इसलिए आज तक इनकम स्टेटमेंट में जाता था। लेकिन अगर वो आइटम जिसकी वजह से टैक्स पड़ रहा है वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जा रही, ओसीआई में जा रही है, तो फिर इस एंट्री में टैक्स एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा, वो आइटम डेबिट हो, ओसीआई डेबिट। टैक्स एक्सपेंस की जगह फिर ओसीआई डेबिट होगा। मैचिंग सिंपली ये याद रख लें कि जिस आइटम की वजह से डेफर्ड टैक्स अराइज हो रहा है, जहां वो आइटम जाती है टैक्स भी वहीं चार्ज होगा। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। मैं पर्सनली एक तरीका रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर आपको दूसरा भी आसान लग रहा है तो दूसरा कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूं और अच्छा चल जाता है वो तरीका, वो ये है कि जब आप फेयर वैल्यू गेन की ओसीआई में ले जाने वाली एंट्री करने लगे, अगर आईएफआरएस 9 के मुताबिक देखें तो ये एंट्री क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट ओसीआई। इसी तरह यहां भी ऐसे ही होना चाहिए, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई, यहां भी ऐसे ही होना चाहिए, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई, आईएफआरएस 9 के मुताबिक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस आइटम का डेफर्ड टैक्स भी उसी आइटम में के साथ मैच होना है। तो अगर वो आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली है तो इसलिए आज तक डेफर्ड टैक्स इनकम स्टेटमेंट में जाता था, और अगर वो आइटम ओसीआई में जाने वाली है तो उसका टैक्स भी फिर ओसीआई में जाएगा। इसका एक हल यह भी हो सकता है कि इस वाली एंट्री में टैक्स एक्सपेंस डेबिट की बजाय ओसीआई डेबिट कर लें, टैक्स एक्सपेंस की जगह ओसीआई डेबिट कर लें, टैक्स एक्सपेंस की जगह ओसीआई क्रेडिट कर लें, यह भी हो सकता है। और बिल्कुल ठीक है ये तरीका। और यह भी हो सकता है कि आप इस एंट्री के वक्त ही, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है, इस एंट्री के वक्त ही इस फिगर को नेट ऑफ टैक्स कर दें। इसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे 70% क्या बनेगा? 98। और साथ ही इसके डेफर्ड टैक्स क्रेडिट कर दें। इसी तरह यहां 6,000 क्रेडिट करना था, उसको नेट ऑफ टैक्स कर दें और साथ ही डेफर्ड टैक्स कर दें। ये वाला 4200 नहीं है। यहां पर हमने कितना फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में क्रेडिट करना था? 5,000। अभी ही इसको नेट ऑफ टैक्स कर दें और फिर साथ ही यहां पर डेफर्ड टैक्स क्रेडिट कर दें। अगर हम ये आदत रख लेते हैं ना तो आपको रिवैल्यूएशन मॉडल में भी हेल्प होगी। मैं फिर बता रहा हूं, इसके दो तरीके हैंडल करने के। एक तरीका ये है जैसे चल रहे थे अभी वैसे ही चलें, बस इस एंट्री के अंदर ये वाली टैक्स एक्सपेंस डेबिट की बजाय ओसीआई डेबिट कर ले। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा बेहतर आसान प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप जब ओसीआई आइटम की एंट्री करने लगे, जैसे मैंने अभी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वो अपडेशन की है, पीपीई का रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता था, आईएस 19, एक्चुरियल गेन लॉस, उनकी भी आइटम्स हो सकती थी। तो जब उन आइटम्स की एंट्री करने लगे, आईएस 19, डीबीओ, प्लान एसेट्स, उसके एंड पे एक्चुरियल गेन लॉस निकलते हैं, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स निकलता है, एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट निकलती है, ये 3 आइटम्स ओसीआई में जाती हैं, उनकी हम ईयर एंड पे एंट्री कर रहे होते हैं। तो अगर ये सब बताया हुआ है, आईएस 19 कभी रिवाइज करेंगे, सब बताया हुआ है, एक एंट्री लिख के दी हुई है। तो जब भी उन ओसीआई आइटम्स की एंट्री करने लगे जो रेगुलर उन आईएस की बनती है, तो उस एंट्री के साथ ओसीआई आइटम को नेट ऑफ टैक्स कर दें और साथ उसके डेफर्ड टैक्स जोड़ दें। और मेरी इस मिसाल में तो ये क्रेडिट ही हो रहा है ना, हो सकता है लॉस हो रहा होता तो उसमें फिर फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट करना होता, तो साथ डेफर्ड टैक्स भी डेबिट कर देते। तो वो आइटम्स
जिनका टैक्स इफेक्ट है लेकिन वो आइटम्स P&L की नहीं OCI की हैं, तो उनका टैक्स भी OCI में जाता है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट ही मैचिंग करना है। तो इसलिए जब मेरा रिकमेंडेड तरीका यह है कि जब आप अपने अपने IS वाली उस आइटम की OCI वाली एंट्री करने लगे तो OCI की अमाउंट नेट ऑफ टैक्स ले जाएं, और साथ चाहे वो क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट जोड़ दें, डेबिट हो रहा था तो डेबिट जोड़ दें, टैक्स वाली फिगर डेफर्ड टैक्स के नाम से लग दें। अगर ये वाला तरीका फॉलो किया तो ये वर्किंग 2 पे देखते हैं क्या असर पड़ेगा। अच्छा, अब इस सवाल का सॉल्यूशन ये हो गया वर्किंग 1, वर्किंग 2 यहां तक भी हो गई, बाकी करता हूं। साल के एंड पे सबसे आखिरी काम हम डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हैं, सबसे आखिरी, करंट टैक्स भी करने के बाद। अब हमने ये BD/CD तो लिख दिए, लेकिन साल के दौरान हमने डेफर्ड टैक्स इस मेहनत के अलावा भी कहीं डेबिट क्रेडिट किया हुआ, तो उसको भी टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ये मेरा जुमला बड़ा कीमती है, दोबारा बता रहा हूं, डेफर्ड टैक्स हम सबसे आखिरी काम कर रहे होते हैं। सारे IS लग चुके, सारे IS लगने के बाद करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका, उसके बाद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट हो रहा, सबसे आखिरी काम है ये। तो जब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होने लगा है तो ये एंट्रीज हो गई हुई है ना, फेयर वैल्यू अपडेशन की एंट्रीज हो गई हुई है कि नहीं, हो गई हुई है। तो फिर ये एंट्रीज भी जब हो चुकी हुई हैं तो उनको भी इस टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं। वो 31 दिसंबर 22 वाला डेफर्ड टैक्स क्रेडिट हो रहा है, कितने से, और अपने याद रखने के लिए आप इसको OCI कह दें। 2023 में BD आ रहा है और ये 1800 से क्रेडिट हो रहा है। फिर उसके बाद 30 अप्रैल 24 में क्या हो रहा है, 1500 से और क्रेडिट हो रहा है। कौन सी वाली एंट्री से, फिर कहता हूं, हम लोग ये सारा काम कब कर रहे हैं, सबसे आखिर में। तो क्या हम ये काम कर नहीं चुके? जब ये कर चुके हैं और ड्यूरिंग द ईयर कोई ना कोई OCI की एंट्री हुई है तो उसमें भी डेफर्ड टैक्स डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, उसको भी इस टी अकाउंट में पोस्ट करेंगे, फिर ये वर्किंग हम क्लोज कर पाएंगे। तो ये चूंकि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज हुई हैं तो वो भी टी अकाउंट में तो पोस्ट करनी पड़ेंगे। ये जो अभी आज बात बताई है ना, जो पिछले 2 दिन से नहीं हो रही, ये स्पेसिफिकली मैं OCI आइटम पे आ गया, कल तक कोई OCI आइटम नहीं थी, अब नई चीज बताइए।
अच्छा, ये एंट्रीज अभी आप सारी नोट करने लगे, ये मैंने नहीं फाइनल की हैं अभी, मैंने अभी सिर्फ ये एंट्रीज फाइनल की हैं, ये करने लगा हूं अभी। अब हम ये वाला सारा काम कब कर रहे हैं? सबसे आखिर में, ईयर एंड पे भी सबसे आखिर में। करंट टैक्स भी कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर कोई ओसीआई आइटम वगैरह की अकाउंटिंग थी वो भी हो चुकी है। मैंने ये सबसे आखिर में करने वाला काम था, इसलिए जो क्लोजिंग की अकाउंटिंग थी वो हमने यहां पोस्ट की है। अब इन टी अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। ये काले वाले की बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? कोई भी नहीं, तो इसका मतलब है इस एंड की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। नीले वाले अकाउंट में कुछ भी नहीं, तो इस एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां पर 7500 किस साइड पे? अभी जो सीट रखने वाली बात समझा रहा था वो मिसाल बोलूं, हम लोग करंट टैक्स की जगह रख रहे होते हैं डेफर्ड टैक्स से, और जब करंट टैक्स आ जाता तो डेफर्ड टैक्स को वहां से उठा लेते हैं। टैक्स वालों ने ये 2024 में ऑफिशियली इस 25,000 रुपए पे टैक्स लगा दिया, तो ये इस करंट टैक्स के अंदर आ गया, और इस 25,000 रुपए पे कितना टैक्स है? 7500, वो करंट टैक्स में आ गया। अब मैं डेफर्ड टैक्स वाली बात को थोड़ा सा ब्रेक लगा के करंट टैक्स पे चलता हूं। 25,000 रुपए पे जो 7,500 टैक्स पड़ रहा है वो इसके अंदर शामिल है। जब वो 25,000 को हम अपनी इनकम स्टेटमेंट की आइटम ही नहीं मान रहे, ना हर साल और ना फाइनली बेचते हुए, हम तो मान ही नहीं रहे उसको। ये जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास है, इसको हर साल अपडेट करते भी और ईयर एंड बेचते हुए भी हम जो गेन लॉस आता है उसको ओसीआई में ले जाते हैं। तो जब उसको ले ही ओसीआई में जा रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जो ऑफिशियली गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है वो हम पीबीटी के नीचे क्यों कैसे दिखा सकते हैं? देखें, जिस मैचिंग के कॉन्सेप्ट के तहत मैं डेफर्ड टैक्स को टैक्स एक्सपेंस में नहीं लेके जा रहा, क्यों? क्योंकि जिस आइटम से उसको मैच कराना है वो आइटम पीबीटी से ऊपर है ही नहीं। तो अब जब वो आइटम पीबीटी से ऊपर है ही नहीं सिरे से, तो उस पर पड़ने वाला टैक्स जब ऑफिशियली करंट टैक्स के नाम से पड़ा, तो फिर भी तो वो आइटम है ही नहीं ऊपर, तो फिर करंट टैक्स को भी वहां नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैंने भी डेफर्ड टैक्स के लिए बात बोली थी, ये करंट टैक्स के लिए भी है कि जिन आइटम्स पे ये टैक्स पड़ रहा है, चाहे वो डेफर्ड हो चाहे वो करंट हो, अगर वो आइटम्स इनकम स्टेटमेंट में आती हैं जो कल तक आ रही थी, तो करंट टैक्स भी इनकम स्टेटमेंट में जाता था और डेफर्ड टैक्स भी हम लोग इस टी अकाउंट से बैलेंसिंग करके टैक्स एक्सपेंस में ही लेके जाते थे। लेकिन अगर वो आइटम इनकम स्टेटमेंट की नहीं है, वो आइटम है ओसीआई की, तो करंट टैक्स भी और डेफर्ड टैक्स भी ओसीआई में जाएगा। तो ये जो एंट्री है ना लाल वाली 67 की, ये एंट्री असल में टूट के होगी। अब गवर्नमेंट को ऑफिशियली पैसे देने कितने होंगे? तो टैक्स पेबल तो इतने से ही क्रेडिट होगा। लेकिन अब तक जो हम इस एंट्री में टैक्स एक्सपेंस डेबिट करते थे, अब टैक्स एक्सपेंस में डेबिट 67 नहीं जाएगा, 60 जाएगा, क्योंकि जो बाकी 7,500 करंट टैक्स है वो ओसीआई में जाएगा। जस्ट ओसीआई लिख दें।
ये उस आइटम के ऊपर, उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, बैलेंसिंग नहीं, उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर। ये 7,500, ये 7,500 नहीं है, ये मैंने करंट टैक्स में, मैंने इसलिए ना बाकी आइटम्स डाली नहीं ताकि बड़े आराम से पता चल जाए। ये इस 25,000 इस आइटम के ऊपर ये वाला टैक्स है। तो करंट टैक्स भी ऐसे ही होगा कि अगर वो ऐसी आइटम से रिलेटेड है जो इनकम स्टेटमेंट की आइटम ही नहीं है, तो फिर बेशक वो करंट टैक्स है, वो पीबीटी के नीचे नहीं आना, वो ओसीआई में जाना। अच्छा, जब करंट टैक्स ने बैठना ही कहां है आके, तो डेफर्ड टैक्स को हमने एज ए नेगेटिव भी ओसीआई में दिखाना है। इसलिए ये जो आखिरी साल में क्लोज करते हुए ये फिगर निकल रही है, ये भी ओसीआई में ही जाएगी। और मैं यहां पर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट की बजाय फेयर वैल्यू रिजर्व नहीं, ओसीआई, फेयर वैल्यू रिजर्व हो गया यहां जो होना था। और ये वाला टेक्निकली इसको कैंसिल करने के लिए होगा, 6,000 नहीं, सॉरी, ये वाला, ये वाली फिगर, ये इस टी अकाउंट की वाकई ही बैलेंसिंग फिगर, ये एंट्री पोस्ट करते हुए आ रही थी और बैलेंसिंग फिगर कोई बन नहीं रही थी, ये वाकई बैलेंसिंग फिगर है। ये अब इस सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब ये सवाल का सॉल्यूशन कंप्लीट है।
जी अच्छा, ये जो आखिरी वाली चीज ये की है ना, ये खास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले के लिए ही है, शेयर्स के लिए। रिवैल्यूएशन में भी अगर पीपी का रिवैल्यूएशन मॉडल होगा तो भी इसकी जरूरत नहीं पड़नी, कोई भी और आइटम होगी उसकी जरूरत नहीं पड़नी। ये काम स्पेशली ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई शेयर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, डिवेंचर्स वाले के लिए भी नहीं है। ये खास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई शेयर्स वाले के लिए है। आखिर में आके ये इधर आना, ये गिनती की ना 2-3 चीजें हैं जिनमें से एक ये है कि जिसपे करंट टैक्स भी ओसीआई के अंदर जा रहा है, वरना नॉर्मली करंट टैक्स तो टैक्स एक्सपेंस है, लेकिन वो भी देखिए ओसीआई में जा रहा है। तो एक गिनती की 2-3 चीजें, एक ये है, एक आईएफआरएस 2 से रिलेटेड एक चीज है, और मेरे ख्याल ये 2 ही हैं। आईएफआरएस 2 भी बताना है। ये मेरी तरफ से अब ये इस सवाल का सलूशन पूरा है, नोटेड। और ये जरूर लिखना यार कि जिन आइटम्स पे हम ओसीआई वाली एंट्री करने लगेंगे उसी एंट्री के टाइम पे ही डेफर्ड टैक्स लिख लेना है। ओसीआई आइटम नेट ऑफ टैक्स करके और साथ डेफर्ड टैक्स जोड़ लें। ये बात रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई होगी। मैं अभी ये नोट कर लिया तो मैं रिवैल्यूएशन का भी एक सवाल दिखाता हूं। जी ये सारा कुछ नोटेड। अच्छा, अब एक सवाल करा देता हूं रिवैल्यूएशन का और फिर कन्वर्टेबल का। लिखें सवाल। रिवैल्यूएशन का 2 साल का बहुत है, इसमें तो 3 साल का इसलिए क्योंकि आपको ये शक्ल भी दिखानी थी। रिवैल्यूएशन के लिए 2 साल बहुत है।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट $100 million, यूजफुल लाइफ 8 साल, और अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 22, ये मैंने ये जो अभी मिसाल लिखवाई है, जो अभी लिखवा रहा हूं, फिर कन्वर्टेबल की बात, ये मैंने रिकग्निशन की हेडिंग दी है, ठीक है। फिर मैं आपको बुक से पढ़ाता हूं। क्या लिखा? 1 जनवरी 22। टैक्स डेप्रिसिएशन है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। अकाउंटिंग डेप्शन स्ट्रेट लाइन है। टैक्स रेट, टैक्स रेट है 30%, 30%। पीबीटी, पीबीटी 2022 का 120 मिलियन और 2023 का 160 मिलियन। प्लांट वॉज रिवैल्यूड एज फॉलोज। टैक्स रेट बता दिया। प्लांट वॉज रिवैल्यूड एज फॉलोज। 31 दिसंबर 22 को, 31 दिसंबर 22 108.5 मिलियन, और 31 दिसंबर 23 69 मिलियन, 69 मिलियन। मुझसे रिक्वायर्ड है 2022 और 23 की सारी एंट्रीज। फर्स्ट जनवरी 22 को प्लान डेबिट कैश क्रेडिट 100। फिर 31 दिसंबर
22 को डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डिडक्शन क्रेडिट कितना 12.5। फिर रिवैल्यूएशन हो रही है तो एक्यूमुलेटेड डेबिट, प्लांट क्रेडिट 12.5 एक ही साल हुआ था अभी। और फिर प्लांट डेबिट कहां तक पहुंचाना है इसको 108.5 कितना बढ़ाना है 21। अभी पिछले सवाल में बात सिखाई थी कि अब हमने इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करना था, और बेशक ये कैफ में होता है, सीफैप में इतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ये तो अकाउंट का नाम है। ये 21 मिलियन बहरहाल एक गेन है, ये स्टेटमेंट ऑफ होगा ओसीआई में। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो है अकाउंट का नाम, तो हम लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन अभी पिछले सवाल में सिखाया था 21 लिख दूं नेट ऑफ टैक्स करके कितना, और बाकी 7 क्रेडिट कर देते हैं डेफर्ड टैक्स। ये भी जो पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सिखाया था कि जब ओसीआई आइटम की एंट्री करने लगे तो उसको नेट ऑफ टैक्स करके 7 टैक्स लिख दें। और सारी अपने अपने आईएस की अकाउंटिंग करने के बाद अब आखिर में 2 काम, उन 2 में से पहला करंट टैक्स और दूसरा डेफर्ड टैक्स। तो करंट टैक्स होता है टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, वर्किंग 1, और डेफर्ड टैक्स वाली एंट्री की जगह छोड़ लेते हैं, वो वर्किंग करेंगे तो पता लगेगा। ये हो गया 2022, ये मैंने डेफर्ड टैक्स की एंट्री की जगह छोड़ ली। फिर 2023 में चलते हैं। 2023 एंड होगा 31 दिसंबर 23, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज करते हैं। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी 10, और इसके लिए जिंदगी बच गई थी अब 7 साल। $15 अब चूंकि सरप्लस मौजूद है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री के साथ एक और एंट्री बचपन में करते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। किस अमाउंट से, वो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है, ये भी मैं आपको अभी एक वर्किंग के बाद बताता हूं। अभी मैंने एंट्री लिख दी, बस अमाउंट उसकी नहीं लिखी। फिर 31 दिसंबर 23 रिवैल्यूएशन होने लगी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 15.5। अब हमने प्लांट को कहां तक लेके जाना है 69 तक, यानी प्लांट को गिराना है। लेकिन इसके लिए मैं आपको अभी एंट्री की अमाउंट लिखने की बजाय वर्किंग में बताता हूं। ये आसान था, मैंने इसलिए जबानी बता दिया, वरना रिवैल्यूएशन के लिए एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ती है, और आई रिकमेंड के जरूर करिएगा। ये पहली थी, मैंने जबानी कर दिया, अदरवाइज ये भी मैं वर्किंग के बाद ही बताता। तो 31 दिसंबर 23 रिवैल्यूएशन की एंट्री के लिए ये मैंने कोई ज्यादा सारी जगह छोड़ दी, मैंने 4 डेबिट क्रेडिट करने।
तो 2023 में भी अपने अपने रिस्पेक्टिव आईएस की एंट्री करने के बाद अब आखिरी दो काम, और उन आखिरी दो में से भी पहला करंट टैक्स। तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट, और डेफर्ड टैक्स वो वर्किंग में बताता हूं। यहां तक नोट करें, फिर वर्किंग करता हूं। जी ये नोट करें तो मैं वर्किंग बताता हूं। इससे पहले सीफैब में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इसकी नौबत आई हो, तो मैंने सीफैब में तो रिवाइज नहीं करवाई। बहरहाल बहुत बचपन में जब आपने कभी रिवैल्यूएशन मॉडल की कैलकुलेशन की हो तो एक टेबुलर वर्किंग होती है। इसको मैं वर्किंग 2 कह दूंगा, करंट टैक्स को वर्किंग 2 कर लेंगे। रिवैल्यूएशन की ना एक टेबुलर वर्किंग होती है। डेट थोड़ी सी अंग्रेजी, एसेट का कॉलम, सरप्लस का कॉलम और P&L का कॉलम। और अब चूंकि इसमें टैक्स भी मिक्स हो गया तो ये 2 कॉलम आपने और बनाने आगे, एक टैक्स है और एक सरप्लस नेट का कॉलम। सबसे पहले प्लांट 1 जनवरी 22 को खरीदा, कितने का? 100। 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई 12.5, बाकी रह गया 87.5। फिर 31 दिसंबर 22 पे ये हो गया रीवैल्यू, और रीवैल्यू होके कहां तक पहुंच गया? 108.5। अभी मैंने ये 2 कॉलम खाली रखे हुए, अपवर्ड है कितना, और अपवर्ड है तो पहले हम पिछला लॉस देखते हैं, नहीं है तो सरप्लस में ले जाते हैं। दो कॉलम नहीं भरे मैंने। उसके बाद अगला साल 31 दिसंबर 23 फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 15.5, और अब चूंकि सरप्लस भी है तो अब वो सरप्लस ट्रांसफर भी होगा। तरीका उसका यह है कि आप इसको कॉस्ट मॉडल से कंपेयर कर लें, या फिर स्ट्रेट लाइन का एक शॉर्टकट यह है कि इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। कितना? 3।
फिर उसके बाद ये दोबारा हो गया रीवैल्यू, और अब रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है? 69 तक। कितना गिराना है? 24। यहां गुंजाइश है 18 की, तो यहां आ गया 6। ये बचपन में करते होंगे ये वर्किंग रीवैल्यूएशन की। इसमें बताएं कोई फिगर पूछनी हो तो। ये वर्किंग के बाद आपने ना सरप्लस वाले कॉलम को ये जो मैंने यहां फिगर्स लिखी हुई हैं, इस सरप्लस वाले कॉलम पूरे के पूरे को आपने ना नेट ऑफ टैक्स कर देना। आपने सरप्लस वाले कॉलम को उसी का नेट ऑफ टैक्स फिल्टर कर देना। और ये कॉलम ना भी बनाते, लेकिन अगर एंट्रीज पूछी हो या नोट जो अगली क्लास में सिखाता हूं, उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक शायद आपको ये हेल्प करे। तो इसमें कोई मैंने बैलेंस नहीं लिखना, सिर्फ ये जो रिवैल्यूएशन वाली लाइन है, सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली लाइन बस, और कोई लाइन नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली लाइन की बात कर रहा हूं, सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली। कितना काटा है इसमें से? कितने रुपए? वो यहां लिख दिया मैंने। इसमें से कितना काटा है? 5.4। ये यहां लिख दिया मैंने बस। पहले 3 कॉलम जैसे बनाते थे वैसे ही, ये वाला कॉलम क्या किया? सरप्लस वाले को टैक्स की छल्ली में से गुजार दिया, ये बन गया। और सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली लाइन में इसमें और इसमें जो फर्क है वो टैक्स बस। अब यहां से मैं डबल एंट्रीज की अमाउंट बताता हूं। जब हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, बचपन की बात यह है कि प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये वाली सरप्लस डेबिट पीएन और प्लांट क्रेडिट। लेकिन अब अगर IAS 12 मिक्स हो गया तो जहां जहां सरप्लस डेबिट क्रेडिट करते थे वो 2 लाइनों में टूट जाएगा। जैसे बचपन वाला नॉलेज, ये एंट्री क्या बनती है? प्लान डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लेकिन हमने सरप्लस क्रेडिट की बजाय इसको तोड़ देना। सरप्लस इतने से क्रेडिट, डेफर टैक्स इतने से क्रेडिट, ये देख लें। नेक्स्ट वाली एंट्री, अगर IAS 16 तक रहते तो क्या एंट्री होती? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट और प्लांट क्रेडिट। अब क्या करें हम? रिवैल्यूएशन सरप्लस 18 डेबिट की जगह ये दो, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और ये रिवैल्यूएशन वाली एंट्री है, तो ब्रैकेट में OCI अच्छा है लिखना। 12.6 डेफर्ड टैक्स डेबिट 5.4, P&L डेबिट 6 और प्लांट क्रेडिट 24। जब सरप्लस में हम 21 लेके ही नहीं जा रहे, हम लेके ही 14.7 जा रहे हैं, तो इसलिए जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करनी है
तो फिर हम 3 ट्रांसफर की एंट्री नहीं कर सकते, फिर ट्रांसफर की एंट्री भी 2.1 से करनी पड़ेगी। ये बात दोबारा, सरप्लस में कितना जाता IS 16 रहता अगर सिर्फ 21, और दोबारा जिंदगी में कभी रिवैल्यू ना होता तो हर साल कितना कितना ट्रांसफर होता जाता 3, करते करते 7 साल में ये 21 0 हो जाता। अब हम सरप्लस में लेके कितना गए हैं? जब हम सरप्लस में 14.7 लेके गए हैं तो हर साल अगर 3 ट्रांसफर करते जाएं तो ये तो 14 से ऊपर निकल जाएगी बात। इसलिए सरप्लस ट्रांसफर की एंट्री भी नेट ऑफ टैक्स अमाउंट से होगी ये। और ये जो सरप्लस ट्रांसफर हो रहा होता है ये कोई OCI आइटम है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की आइटम है, एक कॉलम से निकल के दूसरे कॉलम में जा रहा होता है। क्या ये OCI में प्रेजेंट होता है? तो चूंकि ये OCI में प्रेजेंट नहीं हो रहा तो यहां पर फिर साथ डेफर्ड टैक्स भी नहीं घुसेड़ना है इसके। ये एंट्री ही कितनी अमाउंट से कर देनी है? 3 से 2.1 से। अब करता हूं डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स। करंट टैक्स इधर कर देता हूं, वर्किंग टू करंट टैक्स 2023 2022 2022 का PBT 120, 23 का PBT 160। हाँ जी, इस पूरे साल में क्या क्या है? हमने टैक्स प्रॉफिट तक जाना है। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देते हैं, 22 की 12.5 और 23 की 15.5, और टैक्स डेप्रिसिएशन वर्किंग करनी पड़ेगी। और इस सवाल में और क्या क्या है? एक तो काउंटिंग टैक्स डेप्शन हो गई, और ये जो हमने P&L में डाला हुआ है टैक्स वाले इसको लिफ्ट नहीं कराते, तो ये जो लॉस हमने डाला हुआ है रिवैल्यूएशन का ये टैक्स वाले नहीं लिफ्ट कराते, तो ये हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। ये निकलेगा PBT और इस पे आएगा करंट टैक्स, और वर्किंग 2.1, प्लांट की कॉस्ट जी 100। टैक्स वाले क्या कहते हैं? कितने %? 25%। फिर 23 की डेप्रिसिएशन 18.75। 56.25। इसी के नीचे किया मैंने, तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 25 और 18.75, तो टैक्स प्रॉफिट बन गया किधर 175। करंट टैक्स
32.25 48.82 32.25 और 48.82। दो 2022 के एंड पे कैरिंग अमाउंट कितनी? $108.5। टैक्स बेस कितनी? 75। 2023 के एंड पे कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस डिफरेंस, $33.5। हम्म 05 3 point बीडी कोई नहीं है, सीडी रखना है 10.05 और ये हम सबसे आखिर में काम कर रहे हैं, उससे पहले पहले कोई एंट्रीज हुई हैं तो वो पोस्ट कर लेते हैं।
ये OCI और एंट्री से नहीं देखना तो यहां से देख लें। पॉजिटिव है तो इधर है, नेगेटिव है तो उधर है। अब इसको बैलेंस, ये होगा डेफर्ड टैक्स जो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। कितना? 3.7, ये है जो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट। पिछले सवाल में कुछ भी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि था ही सिर्फ फेयर वैल्यू गेन। अब रिवैल्यूएशन गेन लॉस तो है, डेप्रिसिएशन का भी फर्क है, तो डेप्रिसिएशन का फर्क तो आएगा यहां। और इसी तरह से वहां जगह नहीं बची, मैं इधर बना रहा हूं 2023 का BD 10.05, CD 3.82। ये काम हम सबसे आखिर में कर रहे हैं। और कोई एंट्रीज? नहीं तो यहां से देख लें। OCI 5.4 और अब बैलेंस करें। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर OCI उधर लिखा है तो ये भी इधर ही निकलेगा, नहीं, ये दोनों सालों में इत्तेफाक से सेम जगह आ रहा है। 0.83 डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट।
अच्छा, अब मैंने एक कन्वर्टेबल वाली बात बतानी है। एक सवाल ज़बानी पढ़ने को कहूँगा, नोट यहाँ प्रोजेक्टर पे दिखा के एक कैब का सवाल कराऊंगा, तकरीबन घंटा, तो 15 मिनट चल फिर लें। ठीक है 99 बस।